Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Harman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study nuclear magnetic resonance spectroscopy. नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसके नाम से ही पता चलता है कि न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। मैग्नेटिक रेजोनेंस, उसमें जो मैग्नेट क्रिएट होगा और उससे जो रेजोनेंस आएगा उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम इस टॉपिक में हम केवल न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब एनएमआर ये कहता है कि जब ये प्लस चार्ज या प्रोटॉन ये जब मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते हैं, तो आवेशित कण कभी भी मूव करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ही होगा। तो प्रोटोनों पर आवेश होता है और उनके चक्रण से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, ये हम सभी जानते हैं। और जब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा तो वो जो पार्टिकल है वो एक छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। और जो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा तो उसका कोई ना कोई जो वो एंगुलर मोमेंटम भी होगा, उसका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम भी होगा। और वो जो एंगुलर मोमेंटम है वो नाभिक की चक्रण संख्या पर निर्भर करता है। उस चक्रण संख्या को हम कैपिटल आई से शो कर रहे हैं। जो प्रोटॉन मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, उसको हमने एंगुलर मोमेंटम से नापने की कोशिश की। और वो जो एंगुलर मोमेंटम है किस पर डिपेंड कर रहा है? चक्रण संख्या पर निर्भर कर रहा है, नाभिक की चक्रण संख्या पर, जिसको हम आई से शो कर रहे हैं। अब ये जो आई है ये दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। परमाणु नाभिक का जिसका द्रव्यमान अथवा परमाणु क्रमांक दोनों पर ही निर्भर कर रहा है। एक तो द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट, और दूसरा परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉन की संख्या, उस पर वो निर्भर करता है। अब देखिए, अगर दोनों ही सम है, दोनों ही इवन है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और यदि दोनों में से एक विषम है, एक ऑड है, एक इवन है, तो उसका जो आई की वैल्यू होगी हाफ। और यदि दोनों ही विषम है तो आई की वैल्यू उसी क्रम के अंदर चेंज होती चली जाएगी। तो देखिए एग्जाम्पल जो हमने दे रखे हैं, अब आप यहाँ देखिए जो मैं बता रहा हूँ, ये वाले जो एग्जाम्पल हैं, H11, H21, C13 6 N14 7 O17 8। अब इसमें देखिए नीचे जो हैं, एक एक है एच वाले में और दूसरे एच वाले में दो एक है, 13 6 है, 14 7 है, 17 8 है। इसी क्रम के अंदर इसी के अनुसार इनकी जो है वो आई की वैल्यू होगी। अब इसमें देखिए, किसी चक्रण करते हुए नाभिक को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी चक्रण करते हुए नाभिक को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है कि वो जो नाभिक है वो कई रूपों में अभिविन्यासित हो जाता है, वो कई रूपों में ओरिएंट हो जाता है, कई रूपों में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो नाभिक है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, क्योंकि उसके अंदर तो हल्का सा मैग्नेट है ही है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में भी रख दिया, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मिलकर और वो कई रूपों में अभिविन्यासित हो जाता, ओरिएंट हो जाता। तो कितने रूपों में वो ओरिएंट होगा उसको भी हम किस फार्मूले से निकालते हैं? 2i+1 फार्मूले से हम इसको निकालते हैं। अभिविन्यासों की संख्या, किसी भी न्यूक्लियस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसकी जितने पॉसिबल जितने भी ओरिएंटेशन होंगे उसको हम 2i+1 से फार्मूले से निकालते हैं, जहाँ आई बराबर है नाभिकीय चक्रण क्वांटमों की संख्या। अब देखिए, यहाँ देखिए, माना किसी नाभिक के लिए आई इज इक्वल टू हाफ है। पहले हम ये देख लें कि आई की वैल्यू किस हिसाब से जो परिवर्तित होती है। देखिए, ये आई की वैल्यू है यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो है, ये देखिए, एक हम इसको स्टडी करते हैं, ये वाला जिसके अंदर दोनों के अंदर इवन है, 6 और 12 इवन है। ऐसी स्थिति में इनके लिए आई की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, आई की वैल्यू, ये जो आई की वैल्यू है इसके अंदर हो गई 0। अब जब आई की वैल्यू 0 है तो चक्रण क्वांटम चक्रण अवस्थाओं की संख्या भी 0 हो गई। अभी हम आई के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और दूसरा देखो, अगर एक इवन एक ऑड है, एक इवन एक ऑड, जैसे हम C13 और 6 की बात करें, इसमें एक इवन है और एक ऑड है, 13 तो ऑड है और 6 है इवन, तो ऐसी स्थिति में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ। ठीक है। और यदि ऐसी स्थिति आए
कि ये जैसे n 14 और 7 ये स्थितियाँ है, तो इस तरह से इनकी वैल्यू i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। तो इस तरह से i की वैल्यू जो है अलग अलग होती है इनकी इवन और ऑड संख्याओं के अनुसार। अब हम देखें पॉसिबल ओरिएंटेशन कितने होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए यह है हाँ, जिस नाभिक के लिए i बराबर हाफ होगा तो 2i+1 वाला फार्मूला हम लगाएं तो i बराबर हाफ वैल्यू किस किस के लिए होती है, i बराबर हाफ वैल्यू इनके लिए होती है। तो इनके लिए हमने i की वैल्यू हाफ रखी तो ये क्या आया 2 इंटू हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इन मॉलिक्यूल के लिए पॉसिबल ओरिएंटेशन क्या होंगे, दो। तो दो में कौन कौन सा होगा, एक होगा प्लस हाफ और एक होगा माइनस हाफ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार Cl35 17 इसके लिए i की वैल्यू कितनी आई 3/2, क्योंकि दोनों ही जो है वो ऑड है, 35 भी ऑड और 17 भी ऑड है। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए आई की वैल्यू आई 3/2। अब 3/2 आई तो पॉसिबल ओरिएंटेशन कितने होंगे, 2i+1 के हिसाब से पॉसिबल ओरिएंटेशन होंगे। ये वाला फार्मूला ये लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूले की हम बातें कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है। तो पॉसिबल ओरिएंटेशन हो गए 4। तो 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन कौन कौन से होंगे, ये देखिए। दो तो माइनस में जाएंगे और दो प्लस में जाएंगे। -3/2, माइनस हाफ, प्लस हाफ और +3/2, ये 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन। और अगर i बराबर 0 होगा जैसे ये वाले मॉलिक्यूल है तो इसमें संभावित चक्रणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 होगी। संभावित चक्रण की संख्या 2 इंटू 0 + 1 1 हो जाएगी। ऐसे नाभिक जो है वो अचुंबकीय नॉन मैग्नेटिक होते हैं, जिनके लिए i की वैल्यू जो है वो जैसा इसमें बताया है आई की वैल्यू 0 है। तो आई की वैल्यू 0 है तो ऐसे स्थिति में पॉसिबल ओरिएंटेशन कितना हुआ 2 इंटू 0 + 1 इज इक्वल टू 1। तो ऐसी स्थिति में ये वाले जो नाभिक होंगे वो नॉन मैग्नेटिक होंगे, मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे और उनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो भी नहीं होगा, शून्य होगा। इसलिए इनका नाभिकीय चक्रण भी शून्य होगा, वो मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी बिहेव नहीं करेंगे। इसका अर्थ यह है कि उन पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए एक और हम आगे बढ़ते हैं इसमें, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ, ये इसको ये और इसको भी इधर हमने कर लिया। अब ये देखिए कि आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब जो न्यूक्लियर एटम है, न्यूक्लियस, जिसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब इस पर अप्लाई होगा तो ये अलग अलग एनर्जी के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले तो ये क्या था, डीजनरेट एनर्जी थी। सारी एनर्जी इसकी जो है वह सारी एनर्जी की इसकी अवस्थाएं समान थी। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में दिए गए नाभिक की सभी संभावित चक्रण अवस्थाएं समान थी, समान ऊर्जा की थी, क्योंकि उनके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ही नहीं हो रहा है, उसके साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। लेकिन जैसे उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उनका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हुआ, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होने से जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोटॉन का, वो कई ओरिएंटेशंस के अंदर, कई एनर्जीज के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो और वो जो डिवाइड होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, आई की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। जैसे माना हमने हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन जो हमने लिया तो हाइड्रोजन के लिए आई की वैल्यू थी हाफ। तो हाफ जो आई की वैल्यू थी तो उसके अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन कितने बने, दो। तो एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। प्लस हाफ हो गया क्लॉकवाइज और माइनस हाफ हाफ हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये दोनों जो अवस्थाएं हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जो प्लस हाफ है चुंबकीय क्षेत्र में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जो प्लस हाफ है वो प्लस हाफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है। जो प्लस हाफ वाली वैल्यू है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है, और दिशा में होने के कारण उसकी एनर्जी हो गई है कम। और माइनस हाफ है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण उसकी जो एनर्जी है वो हो गई ज़्यादा, या यूँ कह लीजिए ज़्यादा एनर्जी का इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, और वो कम एनर्जी का इसलिए वो सेम डायरेक्शन में आ गया। अब देखिए इसके जो डायग्राम है उसको हम देखते हैं, क्या है इनका डायग्राम। ये देखिए, ये जो पहला गोला बना रखा है इसमें आप देखें, ये
ये जो है वो समान एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही जा रहा है, तो इसलिए प्लस हाफ, इसलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही है। इसकी एनर्जी हो गई कम, ये देखो ये एनर्जी कम है इसकी। और यह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसलिए इसकी जो एनर्जी हो गई, इसकी एनर्जी हो गई है ज़्यादा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ये जो ब्लैक है ये लगा रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H0, ये H0 है। अब ये देखो इसके अंदर इस तरह से इसकी एनर्जी है। अब इसमें देखिए हमारा जो क्लोरीन है, क्लोरीन को भी हम समझ लेते हैं। क्लोरीन के अंदर 3/2 35 और 17 था, तो इसकी चार जो है वो पॉसिबल ओरिएंटेशन स्टेट थी, तो चार थी, तो एक थी 3/2 प्लस में और एक थी -3/2, एक थी प्लस हाफ, एक माइनस हाफ। तो दो जो थी माइनस वाली, जो दो अवस्थाएं थी उनकी एनर्जी ज़्यादा थी, और वो जो थी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो इसलिए उनको जो है उनकी एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा हो गई। बाकी जो दो थी प्लस वाली, प्लस हाफ और प्लस 3/2, इनकी एनर्जी कम थी, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन में ही थी, तो ऐसे में इनकी एनर्जी कम हो गई। इनको हमने एक इस डायग्राम से भी समझा रखा है, देखिए ये वाला डायग्राम। चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्या स्थिति है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद और उसकी क्रियाविधि। अब इसमें देखिए कि किसी चक्रण करते हुए नाभिक पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम लगाते हैं तो प्राप्त विभिन्न चक्रण अवस्थाओं में से वह चक्रण अवस्था जिसके चक्रण अभिविन्यास की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो वो तो उसकी एनर्जी तो कम होती है, और दूसरे की एनर्जी ज़्यादा होती है। अब ये यहाँ देखिए कि ये प्लस वाला था, इसकी एनर्जी तो हमेशा कम है। जब जैसे माना हमने हाइड्रोजन को लिया, तो हाइड्रोजन में दो अवस्थाएं हमको प्राप्त हुई, क्योंकि I = 1/2 था, दो अवस्थाएं प्राप्त हुई, तो एक माइनस हाफ एक प्लस हाफ। माइनस हाफ की एनर्जी ज़्यादा थी क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में था। ये प्लस हाफ की एनर्जी कम थी क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के समान दिशा में था। ये है, अब ये इसकी एनर्जी कम है, तो इस ये एनर्जी एच एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। अब जब ये हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो इसका स्पिन जो है वो चेंज हो जाएगा। हायर एनर्जी लेवल में जैसे गया ये एनर्जी अब्जॉर्ब करके, तो इसका स्पिन जो है वो चेंज हो जाता है। ऊर्जा अवशोषण के द्वारा अपना चक्रण अभिविन्यास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत कर लेता है, और उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद उत्पन्न होता है। इस तरह से अनुनाद उत्पन्न होता है। अब यहाँ देखिए ये वाला जो प्लस हाफ है, इस प्लस हाफ की एनर्जी कम है, इसने डेल्टा ई एनर्जी एब्जॉर्ब करके यह हाई एनर्जी लेवल में गया, माइनस हाफ में गया, ये माइनस हाफ में गया, तो इसका जो स्पिन था वो स्पिन चेंज हो गया, इसका अपोजिट हो गया स्पिन। उसने एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की, डेल्टा ई एब्जॉर्ब की। इस तरह से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण ही जो है अनुनाद उत्पन्न होता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही, और अपन एनएमआर के बारे में और आगे फिर स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।